कब कौन सा मोड़ ले ले किसी को पता नहीं। मेन मोटिव था पैसा कमाना। आज वह युवाओं के लिए प्रेरणा बन गए हैं। घर की याद आती थी, क्यों नहीं आती थी। घर से तो हमेशा जुड़ा ही रहता है इंसान। दादाजी लोग ये बोलते थे कि तुम यहीं रहो, रीवा में ही कहीं 15-20 हज़ार की नौकरी ढूंढ लो, हम अपनी पेंशन से तुम्हें एक बाइक निकलवाए देते हैं, 2 व्हीलर, और तुम डेली रीवा जाओ और शाम को घर चले आओ। ये बिन्नी कैफे का आइडिया कैसे आया कि मुझे इसकी फ्रेंचाइजी लेनी चाहिए? कौन आपको मोटिवेट किया कि ऐसा कुछ करो? हम तो ये मानते हैं कि जिंदगी एक क्रिकेट के मैदान की तरह है। हम बैटिंग कर रहे हैं, उधर पवेलियन में दर्शक बैठे हुए हैं, तो जब कभी डॉट जाएगी तो बोलेंगे डॉट बॉल खेला, छक्का मारेंगे छक्का जाएगा, तो वो तो जीवन का फेस है, चलता रहता है। मेरे जो साथ के बंदे थे वो 13वें फ्लोर में जुलाई तक रहे आए। आते हैं देखने की विदेशी बाबू आया है, विदेशी लड़का आया है, तो आपके गांव घर में भी कुछ ऐसा था क्या? गांव में क्या रहता है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। आप बाहर दिल्ली बम्बई से भी वापस आओ तो आपका लोग हालचाल पूछ। कब कौन सा मोड़ ले ले किसी को पता नहीं। हमारे आज के पॉडकास्ट में कुछ ऐसे ही गेस्ट हैं जिनकी जिंदगी दुबई की चमकती गलियों से रीवा की गलियों तक का सफ़र तय कर चुकी है, और अब यह दुबई की गलियों को छोड़ करके रीवा आए। क्या परिस्थिति थी, क्या कारण थे कि आज उन्हें दुबई छोड़कर रीवा आना पड़ा, और रीवा आने के बाद इन्होंने ऐसा काम किया कि आज वह युवाओं के लिए प्रेरणा बन गए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आज बिन्नी केक कैफ़े के ऑनर। तो सबसे पहले सर आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सर आप अपने बारे में पहले हमारे दर्शकों को बताइए। मेरा नाम पार्थ पांडे है, रायपुर करचुलियान मेरा गांव है, और पढ़ाई यहीं हुई मेरी, रीवा में ही एक्सीलेंस स्कूल में स्कूलिंग हुई, और JNCT कॉलेज से मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग हुआ। देन उसके बाद जॉब किया, दिल्ली में कुछ दिन किया, कुछ दिन MPCJ में किया, और उसके बाद देन दुबई गए। दुबई से फिर लॉकडाउन में इंडिया वापस आए। फिर उसके बाद सर दुबई जाने का कैसा प्लान बना? मतलब आपने क्या पढ़ाई की थी, फिर कैसे ऐसा प्लान कुछ भी नहीं था। आदमी को ये था कि मिडिल क्लास फैमिली से था, पढ़ाई करना है, पढ़ाई के बाद मिडिल क्लास फैमिली के रहता है कि भाई अर्निंग करो, पैसे कमाने हैं, तो पैसे चाहे यहाँ कमाओ चाहे बाहर कमाओ, मेन मोटिव था पैसा कमाना। तो यहाँ भी जॉब थी, कुछ थोड़ा सा अच्छा पैकेज मिला, वहाँ गए, फिर वहाँ से कोविड लगा तो वापस आए, फिर अभी यहाँ भी चल ही रहा है। अच्छा, जब आप दुबई गए थे, आप नॉर्मल फैमिली से थे, लोग कहते रहे होंगे कि आम आदमी की जो धारणा होती कि अब दुबई चला जा रहा है, जल्दी नहीं आएगा, 4-5 साल लग जाएंगे आने में, कुछ ऐसा आपकी फैमिली के साथ था? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। हम लोग मतलब आदमी इतने साल, आदमी जॉब भी यहाँ इंडिया में भी 1-1.5 साल जॉब किया, फिर उसके बाद बाहर भी गया, ऐसा कुछ वो नहीं था। फैमिली सपोर्ट करती है सबकी, और वो एक माइंडसेट था पहले कि इतने दिन रुकना ही पड़ता है, ये था वो था। क्या रुकने का रीज़न ये रहता है कि कंपनी का वर्क वीज़ा रहता है, कंपनी आपके पीछे खर्चा करती है, तो इसलिए उसमें रोकने का ऐसा। बाकी इंडियन गवर्नमेंट है पूरा सपोर्ट करती है, पूरा उन्हीं के थ्रू सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, दुबई में कहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती जैसे वहाँ चोरियाँ नहीं होती, वहाँ का कानून सख्त है, तो कैसा था दुबई का माहौल, कैसा था? अच्छा था। मेनली तो इंडियन कॉन्टिनेंट के ही रहते हैं सबसे ज़्यादा, भारत, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान। आपको एक मिनी इंडिया टाइप से ही फील होता है वहाँ पे। और हाँ, कानून थोड़ा सा कड़े हैं तो लोग ज़्यादा अच्छा डिसिप्लिन में रहते हैं। अपने यहाँ ही देख लीजिए, हेलमेट के लिए चेकिंग लगाना पड़ता है बार बार, पर वहाँ के कानून इतने कड़े हैं, जुर्माना ज़्यादा है, चीज़ें हैं भी, तो लोग डिसिप्लिन में, मतलब तो लोग अच्छे से रहते हैं। अच्छा। वहाँ चोरी क्राइम जीरो है, जो बोलते हैं सच में जीरो है। तो उससे क्या होता है कि एक अच्छा कल्चर बनता है, लोगों के बीच अच्छा रहने, मतलब एक अच्छा माहौल रहता है। अच्छा, आप वहाँ क्या काम करते थे, कैसा? सेल्स का था हम लोगों का। अच्छा। क्लाइंट्स ऐसे मीटिंग करना, सेल्स का काम था। क्लब महिंद्रा कंपनी थी, उनकी मेंबरशिप होती है, लोग घूमने जाते हैं उनके अलग अलग लोकेशन में, इंडिया, आउट ऑफ इंडिया, यूरोप, हर जगह रिसोर्ट हैं, तो लोग उसकी मेंबरशिप लेते हैं, फिर अपने फैमिली के साथ अच्छा वैकेशन मनाते हैं, तो उसी की मेंबरशिप थी। अच्छा, तो जब आप दुबई में काम करते थे तो कभी घर की याद नहीं आती थी? घर की याद आती थी, क्यों नहीं आती थी। घर से तो हमेशा जुड़ा ही रहता है इंसान। पापा थे उस समय, हमारी मम्मी भी थी, और दादाजी तब नहीं थे,
तो हो गया सब घर में, तो सभी तो घर की याद तो हमेशा आती है, अब तो लोकल ही हो गए हैं परमानेंट। आप कितने भाई बहन हैं? मैं अकेला हूँ और 2 बहन है, एक मेरे से बड़ी है एक छोटी है। अच्छा। हाँ। तो कहते हैं कि एक बेटा जो होता है तो माँ बाप का लाडला होता है, ऐसा समाज में कहते हैं। तो जब आप दुबई जा रहे थे तो आपकी मम्मी ने नहीं कहा कि बेटा रुक जाओ यहीं कुछ कर लो? नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखिए फैमिली की रिक्वायरमेंट रहती है, उनको भी लग रहा था कि लड़का आगे बढ़ रहा है, अब आगे वो कर रहा है। और उस समय तो मम्मी थी, मेरे को ध्यान है कि जब मैं ये था कि मेरे को कल निकलना है, उसके एक दिन पहले मम्मी ने घर में कथा हो था वो सब जो अच्छा, उनका, मतलब कि सुरक्षित जाए, सुरक्षित आ जाए, हाँ तो भगवान की कृपा बनी हाँ रहे। तो उनका पूरा वो सब था, तो उन्होंने किया, पर हो गया। अभी आज मतलब उस समय मेरे दादाजी भी थे, मम्मी भी थी, तब उन लोगों की ऐसे ही सोच थी। उस समय मैं 2016 में इंजीनियरिंग से पास आउट हुआ। पास आउट होने के बाद मेरा ये था कि दादाजी लोग ये बोलते थे कि तुम यहीं रहो, रीवा में ही कहीं 15-20 हज़ार की नौकरी ढूंढ लो, हम अपनी पेंशन से तुम्हें एक बाइक निकलवाए देते हैं 2 व्हीलर, और तुम डेली रीवा जाओ और शाम को घर चले आओ, ऐसा उनका थी। पर आज के डेट में चीज़ें चेंज हो गई हैं। उसी घर में मैंने अपनी फैक्ट्री लगा दी है बेकरी की, और आज रीवा से एक कर में जो मेरा शेफ़ है इस समय, मतलब वो जाते करते हैं गांव हमारे उल्टा, और उनको 24,000 हम देते हैं। अच्छा। तो चीज़ें चेंज हो जाती हैं समय के साथ। दुबई में आप कितना पाते थे और इंडिया में कितना पाते थे? उसमें वहाँ लगभग 1.5 लाख करीबन था सैलरी स्टार्टिंग में हम लोगों को, और इंडिया में तो कम ही था। इंडिया में 40 था, और प्लस हम लोग सेल्स में थे तो हम लोग का इंसेंटिव वगैरह, सेल्स के टारगेट रहते हैं कि टारगेट अचीव करो तो आपको इंसेंटिव्स मिलेंगे, तो उसमें भी हम लोग काम करते थे। अच्छा, लगभग कितने समय आप दुबई में रहे? वहाँ ज़्यादा दिन नहीं रह पाए, वहाँ कुछ महीने ही रहे, फिर उसके बाद लॉकडाउन लग गया था। और अच्छी बात मेरे साथ ये थी कि मेरा मतलब एक दिन पहले ही मेरी तबीयत ख़राब हुई, हल्का सा बुखार वगैरह ऐसा सिम्टम्स। तो अब जैसे स्टार्टिंग फेज था, लोग बहुत ज़्यादा डर रहे थे, मेरे को भी वो था। तो अगले दिन की मैंने टिकट देखी तो एयर इंडिया की टिकट मेरे को दिख गई सस्ती, तो फिर मैं अगले दिन ही पकड़ के मतलब मैनेजर से बोल के कि सर मैं जा रहा हूँ, मैं अभी मेरी क्योंकि कंटिन्यू दवाई ले रहा था पर तबीयत ठीक नहीं हो रही थी, तो फिर मैं वापस आ गया। और उसके 1 हफ्ते बाद ही इंटरनेशनल लॉकडाउन लगा। मेरे जो साथ के बंदे थे वो 13वें फ्लोर में जुलाई तक रहे आए, क्योंकि यहाँ तो हम लोग इंडिया में हैं, घूम निकलते भी थे लॉकडाउन में, वो भी कर, वहाँ तो स्ट्रिक्ट कानून है पूरा। वो 13वें फ्लोर में मतलब जुलाई तक रहे हैं, जुलाई के बाद वापस आए इंडिया। हाँ, फिर भी मेरा प्लान था कि मैं दोबारा, मेरा एक स्क्वायर यार्ड रियल एस्टेट कंपनी में सेल्स में हो गया था अबू धाबी में, दोबारा जाना था, पर हो गया दोबारा चीज़ें अच्छा, चेंज हो गई। आप वहाँ थे, आपको ये पता था कि कोरोना बढ़ रहा है, कोविड बढ़ रहा है, तो डर चिंता क्या लग रहा था? क्या करना चाहिए? कुछ मन में घर साइड से कुछ प्रेशर? ऐसा नहीं था। घर वाले तो हमेशा ही बोलते हैं कि बेटा वहाँ तुम हो, वहाँ की कंडीशन तुम्हें पता है, तुम्हें कैसा लग रहा है, तुम्हें जैसा लगे वैसा तुम डिसीजन ले सकते हो। अब तो आदमी एक समय के बाद हमारे डिसीजन भी मायने रखते तो छोड़ देते कि ठीक है। अच्छा, तुम जब आप विदेश से आए तो भले कोविड का टाइम था, तो एक वो नहीं होता, लोग आते हैं देखने की विदेशी बाबू आया है, विदेशी लड़का आया है, तो आपके गांव घर में भी कुछ ऐसा था क्या कि अलग से ऐसे तो लोग ये मिलने देखिए, आते ये हैं, तो पूछते हैं ये तो कि गांव में क्या होता है, जैसे शहर में तो होता है ना कि आप इस फ्लैट में हैं तो बगल वाले फ्लैट को भी नहीं पता चलता कि कौन आया कौन गया कैसे गया। गांव में क्या रहता है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। आप बाहर दिल्ली बम्बई से भी वापस आओ तो आपका लोग हालचाल पूछते हैं। हम रीवा से अभी भी गाँव जाते हैं तो पूछते हैं और क्या चल रहा, क्या चल रहा है। तो वो एक अपनापन वो मिलता करता है, चाहे आप कहीं से भी जाओ। अच्छा, ये बिन्नी कैफ़े का आइडिया कैसे आया कि मुझे इसकी फ्रेंचाइजी लेनी चाहिए? कौन आपको मोटिवेट किया कि ऐसा कुछ करो? ख्याल कहाँ से आया? ख्याल ऐसे आया कि कोविड का जब सेकंड वेव था और मेरी मदर एक्सपायर हो गई, तो मेरा तो ये प्लान था कि सिस्टर की शादी तय थी, तो ये था कि उनकी शादी हो जाए तो मैं फिर से दोबारा चला जाऊंगा। मैं बताया जो रियल एस्टेट कंपनी में मेरा एक पैकेज था अबू धाबी के लिए, तो मैं सोचा था वहाँ चला जाऊंगा। मेरा सपना था कि मैं दुबई का रियल एस्टेट बेचूं तो उस पर काम कर रहा था। फिर जब मदर वो हो गई तो अब घर पे हो गए पापा बच्चे, मम्मी थी नहीं, छोटी बहन और बड़ी बहन, उसकी भी शादी लगी, नवंबर में शादी होनी थी। पहले अप्रैल में ही होना था पर मम्मी एडमिट हो गई तो फिर नहीं कर पाए, फिर नवंबर में हो।
तो यहाँ से गए भोपाल। अब ये था कि भाई जॉब करो। अब जो इंसान अपने लाइफ में 50-60 हज़ार, 1.5 लाख 2 लाख की नौकरी कर चुका होता है, उससे छोटी नहीं है, अच्छा नहीं है समझ में आता। तो मैंने यहाँ तो मेरे को लगा कि इतना, फिर भोपाल गया, दोस्त के पास घूमा, बिजनेस के बारे में सोचा, फिर ये लगा कुछ बिजनेस करें, ट्राई करें सब बात। तो मेरे दिमाग में कुत्तों का बिजनेस करना है, तो मैं महीने भर तो उसमें रिसर्च किया, घूमे घामे, डॉग्स के बारे में कि डॉग ट्रेनर बनेंगे, ये करेंगे। फिर ऐसे जैसे डेली अप्लाई करते हैं, तो विनी का भी दिखा तो मैंने अप्लाई किया, फिर वहाँ से कॉल आई, बात किया। मतलब ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं था, 0% इंटरेस्ट था। मतलब ऐसा कोई इंटरेस्ट भी नहीं था कि यही करना है, कि रेस्टोरेंट लाइन में जाना है, कि बेकरी में, कोई प्री प्लान नहीं था चीज़। वो अप्लाई किए, वहाँ से उनके फ़ोटोज़ वीडियोज़ आए, उनके कंसल्टेंट कॉल वगैरह की बात हुई। हमारे एक परिचित हैं BK माला जी, वकील हैं जो, उनके पास गए तो ऐसे बैठे अक्सर चर्चा किए, तो उन्होंने बोला चलो उद्योग विभाग चलते हैं काम कर। तो उद्योग विभाग में UV तिवारी जी हैं, अब रिटायर हो चुके हैं GM, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने पूछा पाँचा सब जाना, देखा, तो बोला तुम बेकरी मैन्युफैक्चरिंग में 20 लाख का लोन ले लो और यूनिट अपनी चालू करो, काम करो। तो उन्होंने फिर केनरा बैंक में प्रमोद सर थे बैंक मैनेजर, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया। मतलब ये बोलते हैं कि नॉर्मली बोलते हैं कि आपको लोन लेने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, उद्योग विभाग से फाइल पास कराने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे को इजली तरीके से चीज़ें हुई, थोड़ी बहुत तो देखिए चीज़ों में रुकावटें कठिनाइयाँ आती हैं, उसको आदमी फेस किया, पर कहीं ऐसा वो नहीं है। और फिर वहाँ से लोन एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक बिजनेसमैन, एक जो सेल्स का आदमी था, वो खुद का कैफे खोला। कहते हैं ना कि एक समाज की सोच होती है कि बावर्ची वाला काम। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा लोगों की, आपके गांव वालों के? शुरू में किस प्रकार की प्रतिक्रियाएं थी? शुरू में प्रतिक्रियाएं ठीक थी। प्रतिक्रियाएं कैसे, वो बोले ना कि आदमी अपने काम में इतना इंगेज हो जाओ कि प्रतिक्रियाओं के लिए वो ना मिले आपको, कैसा क्या सोच रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं। चीज़ों में बदलाव आता है, ठहराव आता है, कभी अच्छा जाता है, कभी डाउन जाता है। तो हम तो ये मानते हैं कि ज़िंदगी एक क्रिकेट के मैदान की तरह है। हम बैटिंग कर रहे हैं, उधर पवेलियन में दर्शक बैठे हुए हैं, तो जब कभी डॉट जाएगी तो बोलेंगे डॉट बॉल खेला, छक्का मारेंगे छक्का जाएगा। तो वो तो जीवन का फेस है, चलता रहता है। अच्छा, दुबई और इंडिया में रीवा की लाइफ में क्या अंतर आपको नज़र आता है? लाइफ कुछ ऐसा वो नहीं समझ में आया, क्योंकि वहाँ एक अलग फेस था। मेरी जॉब थी, जॉब इतनी अच्छी थी, शाम को 4 बजे से रात को 10 बजे तक 6 घंटे की टोटल जॉब थी। क्योंकि शाम को बस वही क्लाइंट से जाना है, लैपटॉप में प्रेजेंटेशन देना है, मीटिंग करना है, और खाना क्लाइंट के साथ ही डिनर हमारा रहता था। खाना खाओ, वापस चले आओ, वो एक नॉर्मल सी लाइफ। फिर अभी यहाँ है तो अब अपना बिजनेस है, तो 24 घंटे अपने को इंगेज रहना पड़ता है। कभी सेल्स में परेशान है, कभी लड़के नहीं आए हैं तो स्टाफ में परेशान है, कभी इसमें है, कभी ये है। मतलब वो चीज़ें फेस लगा रहता करता। अच्छा, आपके कैफ़े को लेकर कई बार छापे जैसी बात आई कि कई बार निगेटिव चीज़ें चली, तो उस पर आपका क्या कहना है? कभी मेंटली रूप से आप वो नहीं किया, अपने आप को असहज महसूस, मेंटली प्रेशर आया हो? नहीं, प्रेशर नहीं आया ऐसा, क्योंकि देखिए हम तो आदमी बोलते हैं ना कि आदमी लड़ना ही जीरो से सीखा है, तो चीज़ें तो स्टार्टिंग ही किया है। हाँ, वो अभी एक आध बार आई हैं चीज़ें, अच्छा भी फेस आया, बुरा भी दौर आया, तो ठीक है, वो एक बुरा फेस आया था, आदमी उसमें भी डटा रहा, खड़ा रहा, काम करता रहा। मेरा ये मानना है कि काम नहीं छोड़ना चाहिए, काम करते रहना चाहिए, ये चीज़ें आती रहेंगी। तो आपकी फैमिली वाले, आपके जैसे पिताजी हैं, बहनें हैं, तो वो क्या कहती थी? कुछ कहती रही होंगी कि बढ़ो आगे, क्या और करना चाहिए? तो वो तो देखिए फैमिली सभी की सपोर्टिव रहती है। हमारे भी पापा भी बहुत सपोर्ट करते हैं हमें हमारे बिजनेस में, और सिस्टर भी मेरी बहुत सपोर्ट करती है। तो मैं जीजा जी भी हैं, दीदी भी हैं, सभी लोग मतलब सपोर्ट करते, चाचा चाची लोग भी हैं, तो सब सपोर्ट करते हैं कंबाइंड रूप से फैमिली। क्योंकि बोलते हैं ना कि आप आगे बढ़ोगे ना, तो आपके जो नियर बाय लोग रहते हैं ना, तो वो ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं। क्योंकि बिन्नी केक एंड कैफ़े को लेकर अब आपका आगे का क्या विजन है, क्या और आप करना चाहेंगे? आगे का विजन ऐसा है कि अभी हमने पिछले साल फैक्ट्री डाली है अपने गांव में ही बेकरी की, तो हमारा तो ये मतलब मेरा तो ये प्लान था कि इस साल मैं एक और फैक्ट्री डाल दूंगा सीधी और सिंगरौली के बीच में, एक बेकरी की वहाँ, और एक शहडोल में ऐसा प्लान था।
पर कुछ चीज़ें अप डाउन हुई तो उसकी वजह से हम उसी को प्रॉपर अभी रन नहीं करा पा रहे हैं। तो अभी मेरा ये प्लान है कि शायद है कि मैं आउटलेट पे ठीक है फोकस करूं या ना करूं, मेरा जो है कि मैं अपना खुद का प्रोडक्ट लॉन्च करूं और अपना ब्रांड पे आऊं। अभी जैसे ये फ्रेंचाइजी है विनी, अपने फ्रेंचाइजी मतलब अपने ब्रांड पे आऊं और उसके अंडर पे प्रोडक्ट बनाना चालू करूं। और अपनी मेरा ये सपना है कि मेरे घर का प्रोडक्ट बना हुआ दुबई के सुपरमार्केट में रखा जाए। अच्छा। ये मैं उस पे लगाऊं। मेरे को पता है एक बार मेरा प्रोडक्ट अच्छा हो जाए, कि उसमें एक अच्छी क्वालिटी हो जाए, इसमें एक रिलायबल प्रोडक्ट हो जाए, उसमें कस्टमर ट्रस्ट करने लगे थोड़ा प्रोडक्ट, तो फिर उसको हम आगे स्केल अप करके इंडिया के बाहर ले जाएंगे। ये मेरा प्लान है और मैं ले जाऊंगा। अच्छा। हाँ। आप आज के जो युवा हैं, आपके एज के हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अभी आप यूथ ही हैं खुद, तो उनको क्या कहना चाहेंगे? कौन सा बिजनेस शुरू करना चाहिए? चलिए, इंटरेस्ट तो सबका अपना अपना होता है, परिस्थितियाँ बहुत कुछ सिखा जाती हैं, तो युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम मेरा मानता है कि अवसर सबको मिलते हैं, काम करना चाहिए। और आज की डेट में ऐसे बोलते हैं बेरोजगारी है वो है, तो मेरा मानना है कि बेरोजगारी आज की डेट में सरकारी समस्या नहीं है, सरकार की समस्या। बेरोजगारी आज की डेट में मानसिक समस्या है, लोग मानसिक रूप से बेरोजगार हैं। काम बहुत पड़े हैं, सरकार की इतनी स्कीमें हैं, इतनी योजनाएं हैं, आप करो तो ये मानिए कि बैंकों में बैंक पैसे रख के बैठे हैं, सरकार की एजेंसियां, उद्योग विभाग, खादी ग्राम, वो पैसे रख के बैठे, कोई लेने वाला नहीं पहुंच रहा है। इतनी स्कीमें हैं, आपको 50-50 लाख का प्रोजेक्ट लगाई, उसमें 25-25 लाख सीधे सरकार छोड़ रही, मतलब उसको छूट दे रही है। 1-1 करोड़ के प्रोजेक्ट में 50-50 लाख, 60-60 लाख की छूट है। करने वाला तो होना चाहिए, आप करिए, प्लान बनाइए किसी, और हर सेक्टर में अपॉर्चुनिटी है, हर चीज़ों में हुआ, बस आपके मन में होना चाहिए कि हाँ कुछ करना है। अभी आपके अंडर में कितने लोग काम कर रहे हैं? कितने लोगों को आप रोजगार दे रहे हैं? अभी 14-15 लोग हैं हमारे पास। और ये विश्वकर्मा जयंती आ रही 17 तारीख को, अभी फैक्ट्री उस दिन से मैं फुल फ्लो में अपन चालू कर रहे हैं। और एक टाइम दशहरे के बाद से हम 24 घंटे मतलब 2 टाइम 2 शिफ्ट में फैक्ट्री चलाएंगे अपनी, तो लगभग 15-16 लोगों को फिर से रोज़गार नया सृजन करेंगे और काम करेंगे। मेरा तो टारगेट यही रहता है कि ऐसा क्या काम करें कि और लड़के हमसे जुड़े और काम करें और 4 चीज़ें। अपने इस जीवन के जो पड़ाव है, उतार चढ़ाव देखे, तो उसमें सबसे कठिन पड़ाव कौन रहा और सबसे अच्छा पड़ाव कौन रहा, जिसको आप जीवन पर्यंत नहीं भूल सकते? कठिन पड़ाव तो ऐसा करिए, जीवन में देखिए अलग अलग स्टेज आते रहते हैं। मेरा मानना तो ये है कि कभी भी एक समान चीज़ें नहीं रहती हैं। मैं सोचता हूँ अभी कि साल भर पहले मैं किन किन कठिनाइयों, आज वो कठिनाइयाँ छोटी हो गई हैं, आज कुछ नए सामने चैलेंजेस हैं, ठीक है ना। थोड़ा बहुत परेशान हुए थे जब मम्मी नहीं थी, तो आदमी के मन में बहुत सारी आशंकाएं थी कि काम करें ना करें, बिजनेस करें, जॉब करें, बाहर जाएं, इंडिया में रहें, घर में रहें, मतलब उस समय एक बोलते ना कि ज़िंदगी चौराहे में आके खड़ी थी। अभी तो फिर भी एक लाइन मिल गई है। हम कहते हैं कि चलिए कल को हम लोग प्लान करते हैं कि हम अपना आउटलेट बंद करेंगे या फैक्ट्री चलाएंगे या कुछ चलाएंगे, तो अभी तो दिमाग में 4 चीज़ें हैं। बैंकिंग अच्छी है, चीज़ें अच्छे हैं, सरकार की स्कीमें पता हैं, लोगों से टच हैं, तो अभी तो बहुत सारी चीज़ें प्लान। अभी तो ये बोले कि ठीक है संघर्ष है, चलता रहता है, आज ये संघर्ष, वो तो चैलेंजेस हमने अपने से लिए हैं ना। अगर शायद है कि मैं वही अपना रेस्टोरेंट कैफ़े चलाता रहता शांति से, तो शायद है कि इजीली चलता रहता, पर वो तो हमने अपने से लिया कि नहीं मेरे को फैक्ट्री भी डालनी है, मेरे को अभी एक फैक्ट्री और डालनी है, मेरे को एक काम अभी और करना है, वो चैलेंजेस तो मैंने अपने से लिए हैं, तो कठिनाई मेरे को ही आएगी, तो वो तो ठीक है। अब वो तो लोगों का वो रहता है, लोग आपको करंट देख के आपका परसेप्शन बनाते हैं, पर ठीक है आपके माइंड में होना चाहिए कि हमें क्या काम करना है, कैसे करना है। वो बोलते हैं, एक चीज़ें आपने सुना होगा कि एक आदमी की थिंकिंग उसे गरीब और अमीर के बीच का डिफरेंस बनाती है। गरीब वर्तमान में जीता कि नहीं मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं, और जो अमीर ही सोचता है ना, वो भी रहता गरीब ही है, लेकिन वो सोचता रहता है कि नहीं हम फ्यूचर में ऐसा हो जाएंगे, ऐसा कर जाएंगे, तो वो सोच में जीता है, तो उसी की वजह से उसकी चीज़ें भी एग्जीक्यूशन होती हैं। अच्छा, तो ठीक है। एक सबसे बड़ा
लोगों के मन में प्रश्न रहता है, भ्रांतियां रहती हैं, सोचते हैं लोग कि दुबई में समोसा जो है तो बहुत महंगा मिलता है, वही समोसा मेरे को इंडिया तो में मौका सस्ता नहीं मिलता है। मिला खाने का। अच्छा, आपने हाँ। समोसा नहीं चखा? नहीं, मेरे को मतलब मौका नहीं मिला, कोई इतना ज़्यादा वो नहीं, मतलब साथ में थे, नए भी थे, तो जो पुराने थे तो उतना ज़्यादा कभी साथ में उनके गए नहीं। और फिर जहाँ गए भी तो हाई क्लास चीज़ें थी, वो थी। तो जैसे आदमी बाहर जाता है ना, तो ये दिमाग में थॉट रहता है कमाने आए हैं तो सेविंग करके चलना है, घर भिजवाना है, पैसे हैं। तो हम लोग भी उसी क्लास के थे, हम लोग मिडिल क्लास के थे, गए थे तो पैसे सेव करना, काम करना, खा। हाँ, एक चीज़ खाने की ज़रूर दिक्कत होती थी वहाँ। नॉन मतलब जो साथ के लड़के थे, 4-5 लोगों के बीच में कंपनी ने एक फ्लैट दिया था, तो नॉन वेज खाते थे, पर फिर हम भी उसमें ये हम नॉन वेज नहीं खाए थे। नहीं अच्छा। खाते हैं तो उसे मैनेज करते थे, हो गया धीरे, पर ठीक है। ठीक है, तो ये थी हमारे साथ उस युवा की कहानी जो दुबई से रीवा पहुंचे और रीवा में उन्होंने ऐसा काम किया कि आज इनकी एक अलग पहचान है। और आज ये है बिन्नी कैफ़े की जो है तो खुद फ्रेंचाइजी चला रहे हैं, साथ ही इनकी खुद की फैक्ट्री है। आज यह युवाओं के लिए एक मोटिवेशन बन गए हैं, युवाओं को एक कहते हैं ना कि एक रास्ता दिखाने वाला, कि सामने वाले इंसान को देख के कोई भी युवा जो है तो शिक्षित हो सकता है। परिस्थिति से हार नहीं मानना चाहिए, इनका खुद कहना है। और इन्होंने परिस्थिति के आगे हार नहीं मानी, बल्कि उस परिस्थिति को मौके पर बदला। फूड प्रोसेसिंग में भी, जैसे हम लोग भी फूड प्रोसेसिंग में ही काम कर रहे हैं, उसमें भी अपॉर्चुनिटी बहुत है। एक छोटा सा अगर एग्जांपल दें, जैसे मेरे पिताजी मूल रूप से किसान ही हैं, तो वो पहले जैसे गेहूं उगाते हैं, तो गेहूं बनिए को बेच दिए 2-2.5 हज़ार रुपये क्विंटल में, ठीक है। अभी क्या होता है, जैसे मेरा रेस्टोरेंट है, तो इस साल मैंने गेहूं नहीं बेचने दिया, उस गेहूं का हम आटा बनवाते हैं और आटे से फिर 15 रुपये की एक रोटी बेचते हैं। तो मतलब अब आज का जो चल रहा है ना, करंट सिनेरियो ना, सिर्फ प्रोसेस में चल रहा है। आप कितना चीज़ों को प्रोसेस करके एग्जीक्यूट करके उसको काम करते हैं। आप ही जैसे न्यूज़ वाले में देखते हैं कि अगर जैसे आप फुल वीडियो डाल लेते हैं तो शायद कम व्यूज़ आते हैं, लेकिन उसके शॉर्ट रील डालते हैं तो उसमें ज़्यादा व्यूज़ आते हैं। उसी को और एग्जीक्यूट म्यूज़िक लगा के किए तो और व्यूज़ आ गए। मतलब ये देखते हैं कि आज का डेट है ना, प्रोसेस, अब पैकेजिंग और ब्रांडिंग और लेबलिंग, इसके अलावा कुछ भी नहीं, उसी में आपको काम करना है। आपकी चीज़ें हैं, उसी में काम हो जाएंगी। बस ये है कि थोड़ा सा दिमाग दिमाग आपको लगाना। आप देखिए इस समय कल मैसेज आदमी नॉर्मली रील देखता है, तो जैसे वो अमेरिका ने अभी टैरिफ लगाया, चीज़ों के लिए टैरिफ लगाया, तो अभी ये था कि अब सब बोल रहे हैं कि भारत को अभी नया बाजार देखना चाहिए। तो अभी देखते बहुत सारे ना जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाले जो एक्सपर्ट हैं, वो अपनी क्लासेस दे रहे हैं 3-3 घंटे की, और बहुत सारी कंपनियां ऐसे बन गई हैं जो आपके प्रोडक्ट को इंटरनेशनली पहुंचा रही हैं, नया बाजार दे रही हैं, नया मार्केट दे रही हैं। तो इतना बड़ा खुद ही यहाँ लोग हैं जो सोल्यूशन देने के लिए तैयार हैं, बस करने वाला चाहिए। आप ढूंढने वाला चाहिए। आप यहाँ जैसे यहाँ अपनी काली मिट्टी है, आप काली मिट्टी की पैकेजिंग करके बेच दो, बिक जाता है। लोग बोलते हैं ना कंडा बिक रहा है, ये उपले बेच रहा है, गोरगा सब बेच रहा थी, सब बिक रहा है। उनको बस एक प्रॉपर शेप में लाइए, ब्रांडिंग लेबलिंग कीजिए, प्लेटफॉर्म रेडी है, पूरा बाजार विश्व का पड़ा हो। इतनी बड़ी हम लोग खुद ही जनसंख्या, कंजप्शन यही है। ठीक है, तो सुना आपने इनको, और इन्होंने कैसे बताया कि कैसे एक छोटे से काम से इन्होंने आज इतना बड़ा बिजनेस शुरू किया है, बिजनेस खड़ा कर लिया है। और इनके साथ खुद इनके पिताजी हैं जो इनका भरपूर साथ दे रहे हैं, और अब इनकी तैयारी है आगे के लिए एक और फैक्ट्री खड़ी करना। फिलहाल यह तो समय की बात है कि ये आगे क्या कुछ करते हैं, लेकिन हमारी ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही आपको हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।